तो इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजीज, हम लोग सबसे शुरू से फर्स्ट टॉपिक से क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल, केपीआईस ये सब बनाते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी की चॉइस करते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए हैं। वो स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई उनमें से कौन सी हम चुनेंगे, कैसे इवैल्यूएट करें। स्ट्रैटेजी हमने आगे बढ़ने के लिए बना ली है। वेयर, व्हेन, हाउ, विच व्हीकल हमने देख लिया। लेकिन अब उनमें से हम किसको चुने, कैसे चुने, कैसे डिसाइड करें कि यह करने से मेरे को ज्यादा फायदा होगा। और ये वापस से वही चीज है जो अंडू नहीं हो पाएगा। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि अब ज्वाइंट एग्रीमेंट करोगे, आपने अगर डिसाइड कर लिया ऑर्गेनिक ग्रोथ करोगे, तो बाद में पीछे नहीं हट पाओगे। एक बार जो डिसाइड कर लिया और 5-10 साल के लिए डिसाइडेड है। इसलिए इवैल्यूएटिंग दोज स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट करना मतलब जो चॉइस आपके पास है, जो जो ऑप्शंस आपके पास है, उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है, एक्सपेंशन करना है, ये कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे इवैल्यूएट करोगे। वो इवैल्यूएशन में 3 स्टेप है, 3 कहानियां हैं। सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मन में वर्ड को समझना। सुटेबिलिटी, सुटेबल मतलब जिस बिजनेस में हम हैं, जैसा मार्केट में हम हैं, जो प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा सूट कौन सा करेगा, वो स्ट्रैटेजी से मेरे को आगे बढ़ना है। सुटेबिलिटी के बाद क्या है? फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब अगर हम सोचेगा कि हम ये करेंगे, जो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, उतना रिसोर्सेस ही तो मेरे पास नहीं है, जो हमारे पास जो है उसके अंदर फीजिबल हो, मेरे लिए संभव हो जो करना, दैट इज कॉल्ड फीजिबल। फीजिबल मतलब क्या? वेदर इट इज फीजिबल टू गिव एग्जाम इन जून, in May, whether it is feasible depending upon what tuitions we have taken, what is left and all that, ये तो feasibility हुआ। feasibility मतलब आप जो स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करोगे, क्या वो आप पूरी कर पाओगे, क्या आपके पास रिसोर्सेस है जिससे आप वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आगे बढ़ पाओगे। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर, इंप्लॉय, मैनेजर, सप्लायर, कस्टमर, सब कोई होते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी जो हम चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी सभी स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स का पावर और इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मेंडलॉज मैट्रिक्स, पावर एंड इंटरेस्ट मैट्रिक्स, जिसका पावर और इंटरेस्ट दोनों कम है, मिनिमल एफर्ट। जिसका पावर कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, कीप इन्फॉर्म्ड। जिसका पावर भी ज्यादा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है, की प्लेयर्स। और जिसका पावर ज्यादा, इंटरेस्ट कम है, कीप सेटिस्फाइड। ऐसे था, मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स। तो हमको तो ये देखना होगा ना कि हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें कौन सा स्टेक होल्डर कौन से पोजीशन में है, मिनिमल वाले में कौन है, की प्लेयर्स कौन है, कीप सेटिस्फाइड कौन है, कीप इन्फॉर्म्ड कौन है। हमको उन सब से अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करवाना होगा, तब हम स्ट्रैटेजी को आगे ले जाएंगे। जो स्ट्रैटेजी हमने चॉइस की है वो सुटेबल होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल माने फिजिबल होनी चाहिए, कि हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम वो स्ट्रैटेजी पूरी कर पाए, और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। सुटेबिलिटी के अंदर क्या लिख रहे हैं? अच्छा, सुटेबिलिटी के पहले क्या क्या पॉइंट है? बोलता है जनरली आप कोई भी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करोगे क्या क्या चीजों के बेसिस पे? रिलेटिव स्टेक होल्डर पावर एंड देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड परसीव्ड रिलायबिलिटी। आप कोई भी स्ट्रैटेजी आगे ले जा रहे हो तो उस स्ट्रैटेजी के बारे में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वो रिलायबल है कि नहीं। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, आपका या किसी और का, वैसी स्ट्रैटेजी में उसको फायदा हुआ था कि नहीं। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्शंस, मैनर, जब भी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन होता है तो जो मैनेजर्स लोग हैं वो लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह का प्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अदर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस, और कॉर्पोरेट के क्या एक्सपीरियंस है वैसी स्ट्रैटेजी में। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आपका क्या फोरकास्ट है। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, अगर आप वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आगे बढ़ोगे तो पॉलिटिकली वगैरह आपको क्या कठिनाई है या फायदा होगा। मान लो हम कोई कंट्री में जाके एफडीआई कर रहे हैं, कंट्री बहुत ही कंड्यूसिव है एफडीआई के कारण, तो कंट्री हमको फ्री में लोन दे रहा है, जगह दे रहा है वगैरह वगैरह, या समझ लो कंट्री से हमको अगेंस्ट होगा, तो हमको पॉलिटिकल सिनेरियो भी देख कि जो भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा उस स्ट्रैटेजी का।
सिंगूर व्हाटएवर, ठीक है। सिंगूर बंगाली मूवी भी आया, हम देखा सिंगूर बंगाली मूवी, हाँ हम भी देखा पोस्टर, उसीलिए। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे इवैल्यूएट करने के टाइम पे स्ट्रैटेजी को। आज भी वो लोग सिंगूर ही कर रहे हैं कलकत्ता में, और क्या, रोड सारा बंद है। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, तो एकदम तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी वायबल होनी चाहिए। वायबल जनरल है, बेसिक अप्रोच वायबल अकॉर्डिंग टू जॉनसन, स्कूल्स एंड विटिंगटन। पहले भी पढ़े थे क्या कभी यहां? जॉनसन, स्कूल्स और विटिंगटन कभी पढ़े थे क्या? झूठ मत बोलना। जॉनसन, स्कूल्स और वेटिंगटन हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। वो जो स्ट्रैटेजी का स्टेप्स है वो उन्हीं ने लिखा है। जॉनसन, स्कूल्स और विटिंगटन, मिशन गोल्स बनाओ। जॉनसन, स्कूल्स, विटिंगटन का ही तो सिलेबस पढ़ रहे हैं हम लोग। उन्हीं ने स्ट्रैटेजी बनाई है कि पहले मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस, उसका इवैल्यूएशन, वही तो उसी का पढ़ रहे हैं हम लोग बात। तो जॉनसन स्कूल्स के बारे में फिर से याद दिला रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉनसन, स्कूल्स एंड विटिंगटन, strategies can be evaluated against the following three criteria: suitability, feasibility, acceptability. Suitability, circumstances in which an organization is operating. हमारे लिए वो suitable है कि नहीं। feasible, क्या मेरे पास resources है कि हम उसको पूरा कर पाएंगे, feasible है कि नहीं। acceptability, क्या मेरे stakeholders को वो पसंद आ रही है, क्या मेरे stakeholders को अच्छा लग रहा है। expected performance likely to be according to the forecast। तब हम लोग बोल रहे हैं कि इन तीनों के बेसिस पे स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करना है। तो पहला सुटेबिलिटी में बोल रहे, डू वी हैव स्ट्रैटेजिक फिट, विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम्स एल्सवेयर इन द कंपनी, विल इट टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, विल इट बिल्ड आवर स्ट्रेंथ, हाउ विल न्यू प्रोडक्ट फिट इनटू एग्जिस्टिंग वंस, इज द न्यू पोर्टफोलियो बैलेंस्ड। ये सारी बातों का जवाब एंसॉफ के अंदर है। बोलता जब आपने स्टेबिलिटी को देखना है, सुटेबिलिटी को, एंसॉफ सोच लीजिए। एंसॉफ के अंदर क्या चीज था? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। तो बोल रहे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट मतलब आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप नए मार्केट में जाओगे। क्यों जाओगे? इसका मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकना और बंद हो गया, मार्केट सैचुरेट हो गया, इसलिए आप नए मार्केट में जाना चाहते हो। लेकिन जिस नए मार्केट में आप जाओगे, क्या नए मार्केट में लोग आपको जानते हैं? क्या आपका ब्रांड है? आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे? नया तो प्रोडक्ट नहीं बनाना है, प्रोडक्ट तो आपका है। नया मार्केट में आप जा रहे हो, कैसे एक्सपेंशन करोगे? नया मार्केट में ऐड कैसे करोगे? पैसा कहां से लाओगे? क्या इतना फंड्स है ऐड करने के लिए? क्या पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? क्या कंपटीटर कौन है? और आपके पास क्या सरप्लस कैपेसिटी है? अगर सरप्लस कैपेसिटी है तभी तो नया मार्केट में प्रोडक्ट बेचेंगे ना। तो उस बात को बोल रहे हैं। बोलता है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सुटेबल होगा कब? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस हैज ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रेजेंस, प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर टू कंपीटिटर्स, अनसैचुरेटेड मार्केट एग्जिस्ट, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर देयर। नए मार्केट में जाने के लिए आपके पास ये सब सुटेबिलिटी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग होना चाहिए, बिजनेस के अंदर आपका एकदम दबदबा होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल होना चाहिए, और वो मार्केट अनसैचुरेटेड होना चाहिए। वो भी सैचुरेटेड तो वहां जाके क्या करोगे? वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, स्पेयर कैपेसिटी होना चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की संभावना होनी चाहिए, तब आप नए मार्केट में जाओगे, अदरवाइज मत जाइएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो नया प्रोडक्ट आप कहां ला रहे हो? जिस मार्केट में है वहीं पर, वो नया मार्केट नहीं, सेम मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेम मार्केट में नया प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर कौन होंगे? वही लोग होंगे, यानी कि वो लोग आपसे सेटिस्फाइड है, तब तो आप लोग, आपका वो लोग नया प्रोडक्ट लेंगे। वो नया प्रोडक्ट की डिमांड है, वो नया प्रोडक्ट कंपीटिटर्स कौन है, किससे हमको कंपीट करना है, उसका मार्केट में शेयर क्या है, ये सब हमको सोचना है। लिख रहे ब्रांड रिपुटेशन, ब्रांड इज ट्रांसफरेबल, स्ट्रॉन्ग रिसर्च कैपेबिलिटीज। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए तो रिसर्च वगैरह करना पड़ता है ना, तो आप रिसर्च वगैरह कर पाओगे कि नहीं? मार्केट पेनिट्रेशन, वही प्रोडक्ट उसी मार्केट में, वही प्रोडक्ट उसी मार्केट में, ना नया प्रोडक्ट ना नया मार्केट, यानी कि मार्केट में आपका शेयर बहुत कम है, तभी तो शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट लोग ले सकते हैं, आपको पता है आपको मार्केटिंग कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। बोल रहे प्रेजेंट कस्टमर्स विल रीबाई, फिर से खरीदेंगे। कंपीटिटर्स आर वीक, दुश्मन मजबूत, अगर दुश्मन मजबूत है तब तो आपको नया मार्केट में जाना होगा, लेकिन दुश्मन भी वीक है,
ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है तो हम मार्केट में जाके कैप्चर कर सकते हैं। करंट मार्केट्स आर नॉट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता तो उसी मार्केट में क्यों रहती। स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एग्जिस्ट, हमारे पास बनाने की कैपेसिटी है। कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा आंसर से आगे चला गया। कंसोलिडेशन मतलब इनडायरेक्टली डाइवर्सिफिकेशन, माने कंसोलिडेशन मतलब क्या हुआ, दूसरा को एक्वायर करना, मिलाना, कंसोलिडेट। क्यों कंसोलिडेट करते हैं, 2 + 2 = 5, वही और क्या, कंसोलिडेट क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। बोल रहे लैक ऑफ फंडिंग, ओनर्स डू नॉट वांट टू ग्रो, ह्यूमन रिसोर्स नॉट अवेलेबल। आपके पास रिसोर्सेस नहीं है अकेला ग्रो करने के लिए, तो आप किसी और के साथ में ग्रो करना चाहते हैं, दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करेंगे, ग्रो कर पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। डाइवर्सिफिकेशन मतलब नया मार्केट, नया बिजनेस, नया मार्केट, नया प्रोडक्ट। तो हम लोग का ब्रांड ऑलरेडी फेमस है तो नया लाएंगे, लोग लेंगे। सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या बात की, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वो सारा बात लिखना है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल को यहां जितना लिख पाओ आप। बोल रहे सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू इनेबल डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंपिटेंसीज। मार्केट रिसर्च हैज अ रिलायबल एंड कॉम्पिटेंट, मतलब रिसर्च भी करना है नया मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और हमारा ब्रांड भी होना चाहिए पुराना, तब तो हम नया जगह जाएंगे तो नया प्रोडक्ट कोई लेगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या करेंगे वो डिसाइड करना है। तो सुटेबिलिटी मतलब एंसॉफ को लिखना है। सुटेबिलिटी मतलब आपको एंसॉफ को लिखना है, आपकी अपॉर्चुनिटीज को आपको स्ट्रेंथ के साथ मिलाना है। जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है उसको आपको अपना स्ट्रेंथ के साथ मिलाना है। वेदर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, वेदर वी हैव द स्ट्रेंथ टू मैच द अपॉर्चुनिटीज, वेदर वी कैन इंप्लीमेंट दैट इज सुटेबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब, फिजिबिलिटी मतलब क्या फिजिबल है कि आप ये कर पाओगे, क्या फिजिबल है कि जून में मई में एग्जाम दे पाओगे, क्या फिजिबल है, क्या प्रिपरेशन है। 3 महीना बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा कब, तो इससे रेडी तो होना पड़ेगा ना, फिजिबल है कि नहीं। तो बोलता फिजिबिलिटी डिस्कस किया जाते हैं 3 पॉइंट पे, रिसोर्सेस, कॉम्पिटेंसीज और इंप्लीमेंटेशन इश्यू। रिसोर्सेस पहले बात किया हुआ, बेसिक और यूनिक। वो रिसोर्सेज जो सबके पास है उनको बोलते हैं बेसिक, वो रिसोर्सेज जो केवल मेरे पास है किसी के पास नहीं है, यूनिक। यानी कि आपको फिजिबिलिटी में देखना है क्या कोई यूनिक रिसोर्स आपके पास है जो दूसरे के पास नहीं है। कॉम्पिटेंसीज, थ्रेशोल्ड एंड कोर। थ्रेशोल्ड जो सबके पास है, कोर मतलब केवल मेरे पास है। यानी कि आपको डेवलपमेंट के लिए सोचना है यूनिक रिसोर्सेस एंड कोर कॉम्पिटेंसीज, और क्या उसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। मान लीजिए कोई चीज ऐसा है जो किसी के पास है नहीं, तो हम भी अपने लिए सोच रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क ही है ना, किसी के पास नहीं है, मेरे पास कहां से आ जाएगा। तो वेदर आई विल बी एबल टू इंप्लीमेंट इट, वेदर इट इज फिजिबल टू इंप्लीमेंट। फिजिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, पैसा, रिसोर्सेस, एम्प्लॉय, सब कुछ पे डिपेंड करेगा कि अगर वो चीज यूनिक है, अगर वो कोर है, हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, तब तो फिजिबल हुआ ना। अगर वो नया है, कोई किसी के पास नहीं है, हम भी इंप्लीमेंट नहीं कर, मेरे लिए भी तो यूनिक ही हुआ ना, हमारे लिए क्या हुआ फिर वो। तो इसलिए बोल रहे यूनिक होना चाहिए, कोर होना चाहिए, इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। बोलता फिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज सोची जाएगी, कल्चरल चेंज रिक्वायर्ड, रियलिज्म ऑफ चेंज। कल्चरल चेंज रिक्वायर्ड मतलब अगर आपको नए मार्केट में जाना है, नया टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसका मतलब कल्चरल क्या क्या चेंजेस होगी वो फोरकास्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को बनाना है कि ये चेंजेस होगी। टाइम स्केल, कितने दिन में आप ये करोगे। पोटेंशियल रेजिस्टेंस, आपको किससे किससे माने रेजिस्टेंस मिलेगा, कौन कौन आपको रोकेंगे ये काम करने से। मान लो स्टेक होल्डर के अंदर पब्लिक आपको रोकेगा, मान लो स्टेक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर बोलेंगे काम करने नहीं देंगे, तो रेजिस्टेंस से बचने के लिए क्या करोगे आप। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्या उसके लिए मटेरियल अवेलेबल होगा, रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स अवेलेबल होगा, आईटी अवेलेबल होगा, मार्केटिंग स्किल अवेलेबल होगा, ये सब होगा कि नहीं, तभी तो आप उस चीज में जाओगे। फाइनेंस, पैसा मिलेगा कि नहीं, फाइनेंस कहां से मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन होंगे, कॉस्ट क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा फाइनेंस रेज करने से, सारी बातें सोचनी होगी। बिकॉज अगर फाइनेंस हमको मिल रहा है लेकिन कॉस्ट बहुत हैवी है, तो उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं ये भी सोचना है। और अगर कॉस्ट हैवी है देन बैलेंस शीट पे खराब प्रभाव पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट हैवी आएगा, तो उसको भी देखना होगा। तो बोल रहे हैं कि जब आप फिजिबिलिटी को सोचोगे, आईटी, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल, लेबर, फाइनेंस और टाइम स्केल, पोटेंशियल रेजिस्टेंस, ये सारी बातों को सोचना होगा। ये सारी बातों को लेकर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या सब रेस्पेक्ट में हमारी स्ट्रेटेजी फिजिबल है, क्या सब रेस्पेक्ट में हम यूनिक और कोर कॉम्पिटेंसीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे विद द गिवन रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस मेरे पास है या जो आने वाले समय में मेरे पास होंगे, उसके बेसिस पे क्या ये फिजिबल होगा कि हम ये करें,
कि हम इस तरह से ग्रो करें, क्या ये फिजिबल होगा? एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो हम लोग प्रोडक्ट बनाने का नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, किसको प्रॉब्लम होगा सबसे ज्यादा? स्टाफ। मान लो हम बोलेगा अब से काम ऐसे नहीं करना है, स्टाफ लोगों बोलेगा नहीं यार खराब है, पगला गए हम, अलग से बात करेगा कि प्रकाश भैया पागल हो गए। हो सकता है हम अच्छा सोच रहा हूं, लेकिन स्टाफ को तो क्या लेगा, नया आते ही माथा खराब कर रहे हैं। जब कोई कंपनी में कोई नया सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं ना, सब एम्प्लॉय लोग बैठ के टिफिन में बात करते हैं, कंपनी पागल हो गया है। अच्छा ही तो था पुराना वाला, लेकिन कंपनी का जो एम्प्लॉय लोग है उनको तो वो दूर लॉन्ग टर्म समझ में नहीं आ रहा है ना। आज कोई चीज तकलीफदायक है, बाद में तो अच्छा होगा ना। जब रोड पे कोई ब्रिज बनता है तो क्या लिखा रहता है, ब्रिज को जाके क्या लिखा रहता है वो लोग, आज की तकलीफ कल के अच्छे के लिए, लिखा रहता है कि नहीं? आज रोड बंद है, रास्ता जाम हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कल की अच्छे के लिए ही तो है। कल ब्रिज बन जाएगा ऊपर तो फटाक से गाड़ी दौड़ पाएगा, तो आज के लिए तो वो तकलीफ सहना होगा ना। यानी कि बोलने का मतलब हुआ कि जब आप कोई स्ट्रैटेजी लेके आओगे तो आपको प्रॉब्लम सबसे पहले स्टाफ ही करेगा। उसको लगेगा बाबू बेवकूफ है, उसको यही लगता है, उसको लगता है पुराना के बदले ही क्यों नहीं चलता है, नया क्यों ला रहा है। बट वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं ना, वो खाली अपना फायदा सोच रहा है। हम कल जैसे काम करता फटाक से हो जाता, हमको नया करने बोल रहा है, 5 दिन में नहीं हो रहा है, माथा खराब कर दिए, क्या करने बोल रहे हैं। एग्जाम्पल सोचना, छोटे नॉर्मल बात, चाहे वो छोटा से छोटा इंप्लॉय हो, चाहे वो कोई इंजीनियर सीईओ, सबको पुराना डेली वाला चीज ही अच्छा लगता है, नया किसी को अच्छा नहीं लगता है। परिवर्तन अमिताभ बच्चन को अच्छा नहीं लगता है, शाहरुख खान को लगता है। वही तो बात है ना कि परिवर्तन, जब परिवर्तन होगा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपको उनको समझाना होगा। तो स्टाफ रेजिस्टेंस प्रेशर फील करेंगे स्टाफ से। शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर वगैरह हैं, जिनके पास थोड़ा मोड़ा शेयर है, वो लोग क्या बोलेंगे, हम ये करने नहीं देंगे। एजीएम में आएगा बोलेगा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमको तो रिटर्न मिलेगा नहीं, सब तो आप ही खाएंगे, हमको रिस्क नहीं लेना, जो है वही ठीक है। फाइनेंसर्स, जो लोग पैसा देंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, हमारा इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, बस ऐसा ही करो आप, और 1% ही मत कमाना। समझ लो बैंक लोन दिया, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए 12%, हम सोचेगा कि हम 25% कमाए, बैंक बोले करने ही नहीं देंगे तुमको, हमारा तो 12 ही है, तेरा तो तुम ही रखोगे ना, 12 ही कमाओ तुम बस, तो हम उसके लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं। यानी कि फाइनेंसर्स प्रॉब्लम करेंगे, फाइनेंसर्स, शेयर होल्डर, स्टाफ। पब्लिक, हम लोग पहले भी बात किए, मान लो हम बोलेगा हम बगल वाला बिल्डिंग तोड़ के नया बना रहे हैं, तो जितना बगल वाले सारे लोग क्या बोलेंगे, यार माथा खराब कर दिए, आवाज, नॉइस पोल्यूशन, ये सब बोलेगा, बिल्डिंग बना रहा है, रोड खराब कर रहे हैं, तो हमको कुछ तो करना होगा उनके लिए, मैंगो नया बनाना होगा, और क्या एकदम पक्का रोड समझ लो, कुछ भी, या समझ लो ग्रीनरी देना होगा, कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई करने के लिए करना होगा। स्टेक होल्डर का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेबिलिटी। और हमको पहले से सोचना होगा कौन सा स्टेक होल्डर मैंडोलॉज में कहां आएगा, किसके साथ डेली डेली बात करना है। कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स, दोनों से डेली डेली बात करना है, भाई ये कर रहे हैं, करे क्या। और कीप इन्फॉर्म्ड वाला और मिनिमल एफर्ट वाला क्या करना है, खाली बस मैसेज कर देना है, भाई ये कर रहे हैं, नहीं सुनने वाला, वही बात है। तो इससे तुम्हारा बात सुनने, तुमको खाली इन्फॉर्म करना बता दिए कि मान लो हम बोला कि कल ट्यूशन एक्स्ट्रा होगा, स्टूडेंट को बोल दिया, कोई स्टूडेंट अगर कुछ बोलेगा, भाई तुम वापिस कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, और क्या एक बात बोल रहे, तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जहां पर लगता है कि इंटरेस्ट और पावर कम है, वहां पर अपने जनरली मैसेज वगैरह करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। जहां लगता है पावर इंटरेस्ट ज्यादा है, वहां उनसे बात करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर आता है कि क्या प्रोजेक्ट हमें प्रॉपर फायदा देगा। एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, आईआरआर ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, यानी कि कैपिटल बजटिंग। एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर कैपिटल बजटिंग चला जाएगा, एनपीवी, आईआरआर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये सब। लेकिन जब भी हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, तो एसएफएम में भी आपने पढ़ा होगा कि एनपीवी अगर किसी प्रोजेक्ट का निगेटिव है, ये नहीं है कि प्रोजेक्ट खराब है, अगर एनपीवी कोई प्रोजेक्ट का निगेटिव है तो उसके कारण बहुत सारे और फायदे होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 3 तरह के फायदे होते हैं। एक होता है फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ऑप्शन टू अबेंडन अ प्रोजेक्ट, तीसरा होता है ऑप्शन टू डेफर द प्रोजेक्ट। इनको बोलते हैं रियल ऑप्शंस। रियल ऑप्शंस पढ़े हैं? ऑप्शन पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं। मान लो हम बोल रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट ए बनाएगा तो एनपीवी निगेटिव है, लेकिन अगर हम ए बनाएंगे तो हम साथ साथ बी भी थोड़ा दिन बाद बना पाएंगे, और अगर हम ए नहीं बनाएंगे तो हम बी कभी नहीं बना पाएंगे। When I will produce A for some time, 1 year, 2 year, after that I will be able to produce B also. तो A का एनपीवी निगेटिव है, लेकिन A के कारण जो B बनाने का मेरे को फायदा होगा
उसका फायदा ए में लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। तो ए के कारण जो बी का फायदा है उसको लेंगे तो एनपीबी पॉजिटिव है, तो मेरे को ए बनाना चाहिए कि नहीं? यानी कि फॉलो ऑन प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक काम करेंगे तो वो करने के कारण आप दूसरा भी कर पाओगे, तो दूसरा भी कर पाओगे तो उसका भी तो गेन इसमें लेना पड़ेगा ना। तो एनपीबी इन आइसोलेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड, फॉलो ऑन प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन टू, डेफर द प्रोजेक्ट। मान लो हम सोचा कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बहुत जगह खाली है, वो खाली जगह में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन करने का टाइम आया तो उस समय मार्केट रियल एस्टेट का बहुत डाउन हो गया, तो हम देखा कंस्ट्रक्शन करके पैसा उसा मिलेगा नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन सोचा कब करेगा, और 1 साल बाद करेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं बाद में करने का? कोई कोई चीज होता है जिसमें आपको आज करना है या कभी नहीं करना है, और कोई कोई चीज में क्या होता है आज नहीं करेंगे बाद में भी कर सकते हैं, तो बाद में करने का जो फायदा है वो भी एनपीबी में आना चाहिए। ऑप्शन टू, डेफर द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ एनपीबी। तीसरा, ऑप्शन टू, अबेंडन। मान लो हम प्रोजेक्ट करने लगे, दिख रहा है नुकसान होगा, हम बीच में बंद कर सकते हैं, ये नहीं कि हमको करना ही पड़ेगा, अंडू कर सकते हैं हम। कंप्यूटर में जैसे अंडू करते हैं, लिखा हुआ कट गया वैसे हट सकते हैं। तो अंडू करने का ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर मेरे को नुकसान हो रहा है मैं नहीं करूंगा, आगे फायदा हो रहा है तो करूंगा, तो उसका भी फायदा जुड़ना चाहिए एनपीबी में। यानी कि वो क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल मेथड हो गया केवल प्योर एनपीबी निकालना। एनपीबी के अंदर वी शुड बी कंसिडरिंग रियल ऑप्शंस। रियल ऑप्शंस वैल्यू मींस ऑप्शन ऑफ एन फॉलो ऑन प्रोजेक्ट, ऑप्शन टू अबेंडन अ प्रोजेक्ट, ऑप्शन टू डेफर अ प्रोजेक्ट। जो एब्सोल्यूट एनपीबी है उसके साथ इनको भी अगर कंसीडर करेंगे तो जो एनपीबी आएगा वो अगर पॉजिटिव है तो मेरे को काम करना है, अदरवाइज मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है प्रोजेक्ट। तो एक्सेप्टेबिलिटी विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीबी, बट एनपीबी डिपेंड्स अपॉन रियल ऑप्शंस वैल्यूज। ऑप्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे एसएफएम में तो वहां पर ऑप्शन के अंदर रियल ऑप्शन संजय सर बताएगा। ये जरूर है कि सीए में भी, सीडब्ल्यूए में भी, कहीं भी रियल ऑप्शन एग्जाम में आता नहीं, देता ही नहीं है, एग्जाम में थ्योरेटिकली रह गया। लेकिन बहुत बढ़िया चीज है डिसाइड करने के लिए कि हमको कोई प्रोजेक्ट करना है कि नहीं। एनपीबी इन आइसोलेशन इज मीनिंगलेस, एनपीबी along with option value that is called real option value is meaningful। खाली इन आइसोलेशन एक चीज को सोचना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसा बोलेंगे, क्या एग्जांपल दे, जैसे यहां लिखा होगा नहीं, वो अलग है, उसको तो अकाउंटिंग है। अकाउंट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग होता है और एसएफएम के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन होता है। ऑप्शन, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, उसका वैल्यू क्या होगा? जर्नल एंट्री। माने मोटा मोटी चीज समझ गया, लेकिन अकाउंट्स में वो चीज नहीं पढ़ाया जाता है कि वैल्यू कैसे होएगा उनका। वो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करना उतना बताया गया है, वैल्यूएशन कैसे होता है वो एसएफएम में पढ़ेंगे। हाउ टू वैल्यू एन ऑप्शन, ऑप्शन का वैल्यू क्यों होता है, कैसे निकाला जाता है। समझ लो कोई कंपनी का शेयर का दाम मार्केट में है, क्या होना चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? डिविडेंड बेसिस, अर्निंग बेसिस, बहुत सारा मेथड होता है। वैसे ही ऑप्शन का वैल्यू मार्केट में है, लेकिन ऑप्शन का वैल्यू वो क्यों आया, क्या होना चाहिए, वो एसएफएम में पढ़ेंगे। हम वो बोलना चाह रहे हैं कि ऑप्शन का वैल्यू को अगर प्रोजेक्ट के अंदर एनपीवी में जोड़ेंगे तो प्रोजेक्ट का एनपीवी कंसीडर करना चाहिए, बगैर ऑप्शन वैल्यू हमको एनपीवी कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो वो ऑप्शन वैल्यू 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं, फॉलो ऑन प्रोजेक्ट, या ऑप्शन टू अबेंडन, और या ऑप्शन टू डेफर द प्रोजेक्ट। ये हम लास्ट पेज में लिखा है, वैसे आज का लास्ट पेज में नोट्स पे मेरा लिखा हुआ है। लास्ट पेज में नोट्स पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन टू फॉलो ऑन प्रोजेक्ट, ऑप्शन टू अबेंडन, ऑप्शन टू डिले। ये तीनों ऑप्शन वैल्यू को जब हम एनपीवी में कंसीडर करेंगे तब हम लोग उसको बोलते हैं एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट पॉजिटिव है कि नहीं। ऑन दैट बेसिस एक्सेप्टेबिलिटी विल बी डिसाइडेड। नाउ जहां तक एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जॉब है कि ये स्ट्रैटेजी है कि नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं,
तो हम लोग तो इस स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने के लिए 3 बातें बोल रहे हैं, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। सुटेबिलिटी के रेस्पेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बहुत कम है, उसका रोल मेनली 2 ही चीजों में है। क्या चीज? फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। तो आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट पेज में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या है, रिस्क और रिटर्न प्रोजेक्ट में क्या है वो जब पता लगाना। रिटर्न कैसे पता लगाते हैं, कैश फ्लो प्रोजेक्ट से क्या होगा, एनपीबी क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस क्या है, शेयर होल्डर का वैल्यू कितनी बढ़ेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, रेशियो एनालिसिस करना है। ये सारा काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं बोल रही है, आपको ये सब कैलकुलेशन करना है, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट। योर जॉब इज टू एनालाइज विथ नंबर्स जस्टिफाई वेदर द स्ट्रेटेजी एक्सेप्टेबल और नॉट। लेकिन अगर रिटर्न बहुत हैवी है, मान लो कैश फ्लो बहुत हैवी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, तो रिस्क और रिटर्न, रिस्क ज्यादा होने से बहुत सारे काम नहीं किए जाते। कोई बोलेगा बगल का रूम में चोरी करेंगे, बहुत फायदा होगा, और पकड़ गए तो जहां रिस्क वहां तो गेन होएगा ही ना। लेकिन क्या आप चोरी करने में इंटरेस्टेड होगे? नहीं, बिकॉज वो रिस्क आपको नहीं लेना है। तो इसलिए हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। वही बात है कि रिस्क साथ में देखना जरूरी है रिटर्न के साथ। तो रिस्क को देखने के लिए क्या बोल रहे हैं, रिस्क में सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़े हैं कैपिटल बजटिंग में? सेंसिटिविटी एनालिसिस अभी तक पढ़े नहीं कैपिटल बजटिंग, तो क्या पढ़े अभी तक? पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? अच्छा ठीक है, समझ गया, माने वो एरिया पढ़े अभी तक। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है कोई एक फैक्टर में चेंज होने के कारण आपके डिसीजन में क्या चेंजेस आएगा। सेंसिटिविटी, कोई एक फैक्टर में चेंज होने के कारण आपके प्रोजेक्ट में क्या अंतर आएगा, आरओसी में, एनपीवी में, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। रिस्क को मेजर करने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, कितना सामान बिकने से ब्रेक इवन होगा, बहुत ज्यादा बिकने से ब्रेक इवन होगा, इसका मतलब रिस्क बहुत हैवी है, ब्रेक इवन ही नहीं आएगा तो कमाएंगे कब? ब्रेक इवन एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो मतलब करंट रेशियो, गियरिंग रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब कैसा होगा, ये रिस्क को बताते हैं, खराब है तो गड़बड़ है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज मतलब हम सोच रहे हैं एनपीवी इतना होगा, एवरेज में क्या होगा, एवरेज में आरओसी क्या होगा, हम जो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही थोड़ी ना होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिस्क मेजर किया जाता है। तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर मैनेजमेंट को, टॉप ओनर्स को, सीईओ को ये एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया रिस्क और रिटर्न का बताना होगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ये कैलकुलेशन करने होंगे। और फिजिबिलिटी से रिलेटेड क्या करेगा, फिजिबिलिटी से रिलेटेड क्या हमारे पास एडिक्वेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे, या क्या मेरे पास इतना कैश फ्लो है कि हम वो प्रोजेक्ट कर पाए। बजट तैयार करेंगे, कितना दिन में प्रोजेक्ट करेंगे, क्या क्या पैसा खर्चा होगा। इनडायरेक्टली नेटवर्क एनालिसिस, बजटिंग मतलब नेटवर्क एनालिसिस। एबिलिटी टू रेज फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ऑप्शन बताने होंगे कि कंपनी को पैसा कहां कहां से मिल सकता है, एबिलिटी क्या है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज इंप्लीकेशंस, अगर हमारा प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड है तो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करना होगा, उससे क्या क्या रिस्क अराइज हो सकता है, दैट इज फीजिबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी और फीजिबिलिटी इज द जॉब ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बट सुटेबिलिटी इज नॉट अ जॉब ऑफ प्रिंसिपली अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट इज अ जॉब ऑफ अ मार्केटिंग पर्सन। मार्केट कैसा है, नहीं, ये सब उसको सोचना है ना। अपना काम एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्सेप्टेबिलिटी और फीजिबिलिटी को एनालाइज करना है। यानी कि इवैल्यूएटिंग ए स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, स्कूल्स एंड विटिंगटन, 3 चीज, सस्टेन ए सुटेबिलिटी, फ्लेक्स ए फीजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब सुटेबिलिटी के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट्स अभी पढ़ा, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमको ये सब सोचना है। उसमें पॉइंट्स क्या क्या था सुटेबिलिटी के अंदर, एंड्स ऑफ सारा, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट सारा लिखना है। फिजिबिलिटी के अंदर कोर, यूनिक, इंप्लीमेंटेशन, ये सब चीज कहां से आएगी हमारे पास, मार्केटिंग, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल, कंप्यूटर एनालिसिस, ये सारा एनालिसिस करना होगा फिजिबल है कि नहीं। और एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर रिस्क, एनपीवी, आईआरआर, स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है, दैट इज इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजीज आपने चॉइस की है,
हाउ, वेयर और विच व्हीकल, उसको आपको एनालाइज करना है ये 3 एरियाज के बेसिस पे। आखिरी पोर्शन है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी एनालाइज करने के टाइम पे गेम खेलना है तो बोलता है गेम भी खेल सकते हैं, जिसको क्या नाम दे रहे हैं, गेम थ्योरी। इस बार एग्जाम में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर गेम थ्योरी का 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट दिन करेंगे, अभी पहले गेम थ्योरी समझ लेते हैं। 10 मार्क्स का 4 लाइन क्वेश्चन था, 10 नंबर। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी डिपेंडेंट है कि जिंदगी में लोग चेस खेलते हैं, गेम खेलते हैं। आपकी चाल किसके ऊपर डिपेंड करती है चेस में, और अपोनेंट क्या चलेगा उसके आगे आपको सोचना पड़ता है। अभी आपकी चाल है नहीं, अभी उसकी चाल है। आप सोच रहे हैं कि ये करने वाला है, अब ये करेगा तो मैं ये करूंगा। यही तो होता है ना, चेस का गेम क्या होता है, इट्स अ माइंड गेम। कि इट इज नॉट दैट व्हेन योर चांस विल कम देन यू विल एक्ट, यू हैव टू फोरकास्ट बिफोर योर चांस व्हाट द ओपोनेंट इज गोइंग टू डू। तो यहां गेम थ्योरी बिजनेस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, बोलता है बिजनेस में आपके जो कंपटीटर्स है वो कंपटीटर क्या चाल चलने वाले हैं, और उसके बेसिस पे आपको क्या चाल चलनी है वो डिसाइड करना है। कैसे, बोलता है 2 आदमी है, ये गेम थ्योरी बनाया गया प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा के बेसिस पे गेम थ्योरी बनाई गई है। प्रिजनर्स डिलेमा क्या था, 2 आदमी थी, दोनों आदमी ने एक साथ चोरी की, ठीक है। चोरी करने के बाद पैसा ले आया घर में, अब पुलिस उनको पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के पास जस्टिफाइड रीजंस नहीं है, कुछ ये क्लू नहीं है कि वो लोग ने चोरी किया कि नहीं किया, कब किया, यानी कि पुलिस उनको पकड़ के जेल में बंद नहीं कर पाएगी। लेकिन पुलिस भी चालू है, पुलिस दोनों जन को अलग अलग जेल में बंद कर दी, अलग अलग पकड़ी। एक जन के घर में गई, दूसरा जन के घर में गई, ठीक है। अब जो एक आदमी, मिस्टर ए और बी 2 जन है मान लो, ए और बी ने मिलकर चोरी की। ए और बी के बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी है नहीं, चोरी के बारे में इतना डिटेल पुलिस के पास नहीं है, थोड़ा बहुत है तभी पहुंचा है। लेकिन अगर वो लोग बचना चाहें, दोनों जन बच सकते हैं, अगर वो लोग ठीक से जवाब दें, बच जाए तो बच सकते हैं। तो पुलिस दोनों के पास अलग अलग तरह से गई, अलग अलग टाइम पे। अब ए सोच रहा है कि बी मेरे बारे में पुलिस को कुछ बोलेगा कि नहीं, और बी सोच रहा है ए मेरे बारे में पुलिस को कुछ बोलेगा कि नहीं। दोनों जन अलग अलग अब सोच रहा है मन में कि ए अगर मेरे बारे में बोला सब बात, हम गया, और बी सोचता है मेरे बारे में ए सब बात बोला, हम गया। डर रहा है दोनों जन। और अगर हम चुप रहे, एकदम चुपचाप रहे, हम कुछ बोले ही नहीं, ये सोचकर कि बी भी कुछ नहीं बोलेगा, तो बात अलग है। तो समझ लो अगर ए भी कुछ नहीं बोलता है पुलिस को, चुप है एकदम, बस जो पूछा वही बोला, कुछ एक्स्ट्रा बोल ही नहीं रहा है, और बी भी एकदम चुप है, तो दोनों जन को 6 महीना का जेल हो सकता है। 6 महीना का जेल की संभावना है। अगर ए बी के बारे में बोलेगा ए बी बहुत ही बदमाश है, ये किया था, तो बी को 10 साल का जेल होगा। और अगर बी ए के बारे में बोलेगा तो ए को 10 साल का जेल होगा। यानी कि एक दूसरा जन एक दूसरे के बारे में बोलेंगे तो 10-10 साल का जेल होगा। और अगर दोनों जन ने दोनों के बारे में बोला तो दोनों को 5 साल का जेल होगा। समझना मेरा बात एकदम ध्यान से। अगर दोनों जन चुप रहे, 6 महीना का जेल। दोनों में से एक जन ने दूसरे के बारे में बोला, ए ने बी के बारे में बोला, बी को 10 साल का जेल। बी ने ए के बारे में बोला, बी ए को 10 साल का जेल। कोई एक जन को, एक जन फ्री। ए ने बी के बारे में बोला, बी को जेल, ए फ्री। बी ने ए के बारे में बोला, ए को जेल, बी फ्री। और अगर दोनों जन ने दोनों के बारे में बोला तो दोनों को 5-5 साल का जेल। अब दोनों के घर में पुलिस घुसा हुआ है, क्या करना है आप? क्या चुप? अगर बाई चांस जो चुप है और वो दूसरा बोल दिया तो समझ लेना, तब समझ लेना 10 साल गया। इफ यू रिमेन आई सेट अप, देन इन दैट केस, अगर अगला, आपको तो पता नहीं है ना अगला आदमी बोलेगा कि नहीं, आपको तो सोचना है अगला क्या करेगा, उसके ऊपर मेरा डिपेंडेंट है डिसीजन। अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? बात समझिए। यानी कि हमको यह भी नहीं पता है कि अगला करेगा क्या, लेकिन अगला जो करेगा उसके ऊपर तो मेरा डिसीजन डिपेंड करता है ना। तो अब हम क्या करें? हम ए हैं, ये बी है, हमारे घर में पुलिस, हमको क्या करना चाहिए आप बताइए? आप बोल देंगे तो आप तो 5 साल बुक कर लिए, समझ लीजिए। आप अगर बुक कर लिए 5 साल, क्या रिस्क ले सकता है? अगर चुप रहता और बाई चांस ये भी चुप रह गया, हाँ हाँ, तुम जा रहा कहां है? ठीक है, हम 10 मिनट ही बता रहे हैं, 10 मिनट और।
हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रिजनर्स डिलेमा, ये इस बात को बता रहे हैं, चेस गेम, प्रिजनर्स डिलेमा, ये सब चीज ये बोलते हैं कि आपकी चाल आपके दुश्मन की चाल पे डिपेंडेंट है। आपकी चाल आपके दुश्मन की चाल पे डिपेंडेंट है। वो जो चाल चलेगा उसके बाद आपको अपनी चाल पहले से सोच के रखनी है क्या चलेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेम थ्योरी। गेम थ्योरी मतलब बिजनेस में भी गेम होता है। कब होता है? मान लीजिए हम और ये दोनों जन एक ही सामान बेचते हैं। हमको लगता है ये दाम गिराएंगे, इनको लगता है हम दाम गिराएंगे, पता नहीं है कौन दाम लेस, जो दाम गिराएगा उसका माल ज्यादा बिकेगा। अगर हम दाम गिराए ये नहीं गिराए, हमारा सेल बम्पर, और अगर ये दाम गिराए हम नहीं गिराए, इनका सेल बम्पर। दोनों जन दाम गिराए, कस्टमर मजा। दोनों जन दाम गिराए, किसी को फायदा नहीं हुआ। और अगर दोनों जन दाम नहीं गिराते तो दोनों को ज्यादा फायदा होता। अब करे क्या? किसको पता कौन क्या करेगा? तो आपको पहले से सोचना है। जैसे पेज नंबर 58 के अंदर, पेज नंबर 58 के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, टेबल बनी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है कैंपिटिटर ए और बगल में लिखा हुआ है कैंपिटिटर बी। क्या लिख रहा है? हाई स्पेंड लो स्पेंड, मतलब अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए ए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करेगा या नहीं करेगा, और उधर लेफ्ट हैंड साइड में मतलब वाई एक्सिस में कंपटीटर बी बहुत खर्चा करेगा नहीं करेगा। तो आप अगर दोनों का हाई हाई मिलाएंगे, दोनों का हाई हाई, तो दोनों को फायदा क्या होगा? 5-5 बराबर। और अगर दोनों का लो लो मिलाएंगे तो दोनों का फायदा क्या होगा? 7-7 इक्वल। लेकिन अगर ए हाई किया और बी लो किया तो ए को जोड़ का फायदा 10, बी को 3। और अगर बी ने हाई किया और ए ने लो स्पेंड किया तो उधर 10-3। अब करें क्या? तो आप समझ लीजिए आप बी हैं, आप समझ लीजिए आप बी हैं, आप बी हैं। आपको सोचना है ए क्या करेगा। अगर हाई स्पेंड करेगा, अगर ए हाई स्पेंड करेगा तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बी हैं और अगर ए हाई स्पेंड करने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज अगर आप लो स्पेंड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, और अगर आप हाई स्पेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। तो अगर आपको लगता है कि ए हाई स्पेंड करने वाला है तो आपको भी क्या करना चाहिए? हाई स्पेंड। और अगर आपको लगता है कि ए लो स्पेंड करने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर बी लो स्पेंड करने वाला है, ये बात समझ रहे कि नहीं मेरा भाई? बहुत सिंपल बात है, और नहीं समझे तो गया, समझ लीजिएगा। 10 नंबर इसी पे है क्वेश्चन का एग्जाम में, बस लिख दो 10, समझ लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि ए हाई लो और बी हाई लो। इसमें दिया हुआ है 5-5, इसमें दिया हुआ है 10-3, इसमें दिया हुआ है 3-10, और इसमें दिया हुआ है 7-7। तो हम बोल रहे हैं हम बी है। ए हाई स्पेंड अगर करेगा, ए ज्यादा खर्चा करेगा, तो मेरे को क्या करना है? अगर हम हाई स्पेंड करेंगे मेरे को 5 मिलेगा, अगर हम लो स्पेंड करेंगे 10 मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हम हाई स्पेंड करेंगे मेरे को 5 मिलेगा, अगर हम लो स्पेंड करेंगे 3 मिलेगा। तो अगर ए हाई स्पेंड करने वाला है, मेरे को ज्यादा चाहिए, हमको 5 खर्चा करना है, मेरे को भी हाई स्पेंड करना है। अगर ए लो स्पेंड करने वाला है, ए लो स्पेंड करने वाला है, तो अगर मैं हाई स्पेंड करूंगा मेरे को 10 मिलेगा, अगर मैं लो स्पेंड करूंगा मेरे को 7 मिलेगा। तो मेरे को हाई स्पेंड करना है। यानी कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या है? हमको तो जोर से पैसा लगाना है। यानी कि जैसे आपने पहले बोला था कि हम तो बता देंगे उसके बारे में वो खराब है, वही वाला खेल है ये, कि जब 2 जन के घर में पुलिस है तो ए को क्या करना है? बी के बारे में सारा खराब खराब बात बोल देना है। क्या होगा? या तो 5 साल या 0, और क्या होगा? बिकॉज ये तो पता नहीं है ना बी क्या करेगा। अब बाद में अगर पता चलेगा बी कुछ नहीं बोला तो आप फ्री हैं, वो 10 साल जाएगा, और क्या होगा? भगवान जी उसके साथ खराब किया, वो अच्छा था, क्यों बना अच्छा? यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि कंपटीटर क्या करेगा ये मालूम नहीं है, जो वो करेगा उसके ऊपर मेरा डिसीजन डिपेंडेंट है। तो हम पहले से सोच रहे हैं कि वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा। तो हम लोग बोलते हैं कि पे ऑफ क्या हुआ? अगर ए हाई करेगा तो बी भी हाई करेगा 5, और अगर ए लो करेगा तो बी हाई करेगा, पे ऑफ क्या है? 10। टोटल मिला के पे ऑफ ऑफ दिस स्ट्रेटेजी 15 पुलिस। 10 नंबर था एग्जाम का, 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, 10 मार्क्स। ए की स्ट्रेटेजी ए हाई बी हाई 5, ए लो बी हाई 10, टोटल पे ऑफ 15, 10 मार्क्स, आंसर फिनिश हो गया। 10 नंबर गेम थ्योरी, गेम हो गया, गेम खेल रहे हैं। कि जैसे चेस में गेम खेलते हैं कि दुश्मन की चाल पहले से पता होना चाहिए, वैसे ही अपने को पता होना चाहिए अपना कंपटीटर क्या करने वाला है।
नॉर्मली ये मार्केट में प्राइस के बारे में ही होता है, प्राइस और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारा कंपटीटर कम करेगा कि नहीं, अगर वो करेगा तो मेरे को क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो मेरे को क्या करना चाहिए, उसके बेसिस पे गेम थ्योरी खेली जाती है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हमारा कंपटीटर करेगा कि नहीं, अगर वो करेगा तो हमको क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो हमको क्या करना चाहिए। यानी कि आपको अपने कंपटीटर के बारे में पहले से ज्ञान होना चाहिए, व्हाट ही इज गोइंग टू डू। उसके बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको हम लोग बोलते हैं गेम थ्योरी। गेम के बेसिस पे बिजनेस में गेम खेलना है। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा जो जेल का हम स्टोरी बताया, वो जेल वाला स्टोरी से गेम थ्योरी बना है। फिर चेस लगा दिया इसमें, है जो भी समझ सच्ची। हाँ, प्रिजनर्स डिलेमा तो सच्चा स्टोरी है, उसके बेसिस पे बिजनेस में इसको को रिलेट किया गया प्रिजनर्स डिलेमा से, और बिजनेस में बोला गया गेम थ्योरी। बिजनेस स्ट्रैटेजी में बन गया गेम थ्योरी। अरे यार यहां ऐसा है, दूसरा सब में दूसरा भी तो। अरे हम फिगर चेंज कर देगा तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे। हम अगर फिगर कम बेची कर देते तब, हम तो एक एग्जाम्पल दे रही है, फिगर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ऑब्वियसली दुनिया क्या सोचता है, अपना फायदा ही सोचता है, यहां कोई लुटाने थोड़ी ना आया है, अपना फायदा ही सोचना है। नेक्स्ट दिन हम लोग मोटा मोटी हमको लगता है इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 95% खत्म कर देंगे। सर हमको भी नहीं मालूम है, हम तो बनाए जा रहा है, बनाता है हर बार देखो। हाँ सर एकदम।